बिल्कुल इत्तेफाक से उसे एयरपोर्ट के अंदर ही एक बिजनेस का मौका मिल गया। बस एक शॉपिंग कार्ट वापस करके कोई भी 25 सेंट का डिपॉजिट रिफंड पा सकता था। इस खोज ने उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई, एयरपोर्ट की चौड़ीदीवारी के अंदर गुजारा करने का एक तरीका। जल्द ही उसने किसी तरह 3 कार्ट ढूंढ निकाले। उन्हें वापस करने पर विक्टर को, जैसा कि उम्मीद थी, बदले में 3 सिक्के मिले। इस पैसे से एयरपोर्ट में फंसा वो आदमी आखिरकार कई दिनों बाद अपना पहला हैमबर्गर खा पाया। सफलता का स्वाद चखने के बाद विक्टर ने और भी ज्यादा कार्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसका खाना पीना एक अकेले हैमबर्गर से बढ़कर शानदार पूरा कोर्स वाला खाना बन गया। विक्टर को लगा कि उसकी खाने पीने की जरूरतें अब हमेशा के लिए पूरी हो गई हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एयरपोर्ट मैनेजमेंट पहले से ही उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। मैनेजर अब विक्टर को इस तरह काम करते हुए और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और जैसा कि होना ही था, विक्टर के सामने जल्द ही एक रुकावट आ गई। उसकी कमाई का जरिया बंद करने के लिए मैनेजर ने खास तौर पर वही काम करने के लिए एक बिल्कुल नई पोस्ट बना दी जो विक्टर कर रहा था। बस यूं ही विक्टर को बड़ी मुश्किल से मिला वो बिजनेस का मौका हवा में गायब हो गया। लेकिन मैनेजर विक्टर को पूरी तरह से बर्बाद करने पर इतना क्यों तुला हुआ था? सिर्फ इसलिए क्योंकि विक्टर एक लूपहोल था, एक ऐसा आदमी जिसका कोई आधिकारिक दर्जा या पहचान नहीं थी। कुछ ही दिन पहले अपनी फ्लाइट से उतरते ही विक्टर को एक बहुत बुरी खबर मिली थी। उसके अपने देश में गृह युद्ध छिड़ गया था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब उसके अस्तित्व को मान्यता नहीं देता था। नतीजतन उसका पासपोर्ट, वीजा और यहां तक कि उसके पास जो करेंसी थी, सब कुछ अमान्य हो गया था। वह न तो घर लौट सकता था और न ही न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए जरूरी मंजूरी पा सकता था। फिर भी पैसे कौड़ी ना होने के बावजूद वह एक न कुचले जाने वाले छोटे से कॉकरोच की तरह मजबूत बना रहा। जब उसे भूख लगती तो वह बस मुफ्त में मिलने वाले बिस्किट खा लेता। जब वह थक जाता तो कुर्सियों को जोड़कर बनाए गए एक काम चलाओ बिस्तर पर सो जाता। उसने नहाने के लिए भी एक जगह ढूंढ रखी थी। जब तक कि एक दिन फ्रैंक, जो उसका सुपरवाइजर था, ने उसे सिक्योरिटी मॉनिटर पर देख लिया। वो मेन लॉबी में सिर्फ एक बाथरोब पहने घूम रहा था। इस बात से फ्रैंक को, जो एक ऊंचे ओहदे पर था, काफी हैरानी और परेशानी हुई। वो इस समय अपने करियर के एक अहम मोड़ पर था और कस्टम्स डायरेक्टर के पद पर प्रमोशन पाने की दौड़ में शामिल था। उसके लिए विट की मौजूदगी किसी टिक टिक करती टाइम बम से कम नहीं थी। इसलिए उसने विट को ढूंढा। उसने विट को समझाया, ठीक 12 बजे सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी शिफ्ट बदल रहे होंगे। इस बदलाव के दौरान उनके पास 5 मिनट का एक मौका होगा। एयरपोर्ट से चुपके से बाहर निकलने के लिए वो एकदम सही समय होगा। और एक बार जब विट एयरपोर्ट के परिसर से बाहर कदम रख देगा तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए फ्रैंक जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि विट को अंग्रेजी नहीं आती थी, फिर भी उसने बातचीत में कुछ खास शब्द पकड़ लिए और फ्रैंक के संदेश का मोटा मोटा मतलब समझ गया। जल्द ही दोपहर हो गई। फ्रैंक अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल रूम की ओर चल पड़ा। उसने गार्ड्स को मुख्य निकास द्वार पर अपनी अपनी जगह खाली करने का आदेश दिया। अब बस विट को इस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलना था और ऐसा होते ही यह योजना सफल हो जाती। विट निकास द्वार के ठीक सामने अपनी जगह पर ही जड़वत खड़ा रहा। उसने अपने सिर के ऊपर लगा सिक्योरिटी कैमरा देख लिया था, जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। यह देखकर फ्रैंक ने जल्दी से कैमरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया ताकि वो किसी और जगह पर फोकस कर सके। लेकिन ठीक उसी पल विट झुककर सीधे कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट, वहां जगह जहां कैमरा देख नहीं पाता, के नीचे आ गया। जब फ्रैंक ने एक बार फिर उसकी हरकतों पर नजर रखने की कोशिश की तो विट ने बस अपना चेहरा सीधे कैमरे के लेंस के सामने कर दिया। रुको, ऐसा लगता है कि यह तरीका उस सीधे सादे और विनम्र वेट के लिए काम नहीं करता। फिर भी सिर्फ कुछ मुफ्त के क्रैकर्स बिस्किट से पेट नहीं भरता। लेकिन जैसा कि वह बिल्कुल कंगाल है, वो बस भूखा प्यासा खड़ा देखता रहता है जबकि दूसरे लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। ठीक उसी समय एक महिला उसके पास एक शॉपिंग कार्ट वापस करने के लिए आई और इस तरह उस दृश्य की भूमिका तैयार हो गई जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन अब जब वो दुर्लभ कारोबारी मौका जो उसे आखिरकार मिला था उसके हाथ से निकल चुका है, तो अब वो गुजारा कैसे करेगा? कोई कार्ट नहीं मतलब कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं मतलब कोई खाना नहीं। फिर भी जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। उस शाम जब वेट आराम करने के लिए बैठ ही रहा था, तभी एक फूड डिलीवरी वाला उसे ढूंढते हुए आया। पता चला कि उस डिलीवरी वाले ने गौर किया था कि वेट हर रोज ऑफिसर डू से मिलने आता था, इस उम्मीद में कि उसे न्यूयॉर्क में घुसने का वीजा मिल जाए। और इत्तेफाक से ऑफिसर डू ही वह इंसान था जिस पर उस डिलीवरी वाले का सीक्रेट क्रश था। तो उसने वेट को एक डील ऑफर दी। वेट ऑफिसर डू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में उसकी मदद करेगा और बदले में वो डिलीवरी वाला उसे हर रोज एक बॉक्स वाला खाना देगा। आखिरकार अपना पेट भर पाने की उम्मीद में वेट ने बिना सोचे समझे यह डील मान ली और इस तरह वेट को एक नया रोज का काम मिल गया। ऑफिसर डू के पास जाकर उनसे तरह तरह के सवाल पूछना, जैसे कि क्या उन्हें फिल्में पसंद है या क्या वो कभी किसी रिलेशनशिप में रहे हैं। खुशकिस्मती से ऑफिसर डू को यह बात परेशान करने वाली नहीं लगी। इसके उलट वेट के बारे में उनकी दिलचस्पी और बढ़ती गई। इस बीच वेट को हर रोज स्वादिष्ट बॉक्स वाला खाना खाने को मिलता रहा। इसी दौरान वेट ने उस डिलीवरी वाले के जरिए एयरपोर्ट पर कुछ और दोस्त भी बना लिए और जल्द ही वो उनके ग्रुप का एक हिस्सा बन गया।
फिर कुछ ही दिनों बाद उस डिलीवरी वाले ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर ऑफिसर डू से अपने दिल की बात कह ही दी। उसने वेद से कहा कि वो ऑफिसर डू को एक अंगूठी दे दे। जब दुकान बंद होने का समय आया तो वो नौजवान पिज्जा की दुकान के बाहर बेसब्री से इंतजार करने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऑफिसर डू तब तक वहां पहुंच चुके थे और ठीक उसके पीछे खड़े थे। और बस वेद की मदद से वो नौजवान ऑफिसर डू को अपना बनाने में कामयाब रहा और उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर ही शादी कर ली। हालांकि इस अनुभव ने वेद को गहरे सोच में डाल दिया। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा उस नौजवान पर निर्भर नहीं रह सकता। नतीजतन उसने एयरपोर्ट के अंदर ही कोई नौकरी ढूंढने का फैसला किया। लेकिन एक विदेशी होने के नाते, जिसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी और जिसका कोई वेरीफाइड बैकग्राउंड भी नहीं था, उसे हर जगह बिना किसी अपवाद के सिर्फ नामंजूरी ही मिली। जब कॉन्टैक्ट नंबर देने की बात आई तो वो तुरंत बाहर भागा और दुकान के मैनेजर को ठीक बाहर लगे पब्लिक पेफोन का नंबर दे दिया। कोई संभावित कॉल छूट ना जाए, यह पक्का करने के लिए वेट सुबह से लेकर उस शाम बंद होने के समय तक डटकर इंतजार करता रहा। उसने बाथरूम जाने के लिए भी अपनी जगह से हटने की हिम्मत नहीं की, भले ही उसे जोर से जरूरत महसूस हो रही थी। आखिरकार फोन बजा, लेकिन उसे जो जवाब मिला वो एक और अस्वीकृति थी। इस बार थोड़ी देर से मिली अस्वीकृति, और इस तरह वेट की पूरे दिन की मेहनत बेकार चली गई। जैसे ही वो ब्रेक रूम की ओर लौटने की तैयारी कर रहा था, वो एक कोने से मुड़ा और उसे एक दीवार दिखाई दी जिसका नवीनीकरण रेनोवेशन होना था। चूंकि वो खुद कभी एक निर्माण मजदूर के तौर पर काम कर चुका था, इसलिए इसमें उसकी दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। बिना कुछ कहे उसने कुछ औजार उठाए और खुद को पूरी तरह से अपने काम में डुबो दिया। देखते ही देखते रात बीत गई और पिछली शाम की वो खुरदरी अधूरी दीवार पूरी तरह से बदल चुकी थी। अगली सुबह जब नवीनीकरण करने वाली टीम वहां पहुंची तो उन्होंने यह नजारा देखा। वेट के काम की गुणवत्ता देखकर फॉरमैन हैरान खुश था। हर एक बारीकी को पूरी पूर्णता के साथ अंजाम दिया गया था। मौके पर ही उसने वेट को अपनी टीम में शामिल होने के लिए एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी की पेशकश की। और बस इस तरह वेट को आखिरकार हवाई अड्डे के भीतर अपनी पहली नौकरी मिल गई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने उम्मीद की थी। हालांकि इस घटना की खबर जल्दी ही फ्रैंक तक पहुंच गई। कैसे? वह कितना कमाता है, वे उसे कितने पैसे दे रहे हैं, 19 प्रति घंटा। ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय थी। उसकी मजदूरी असल में फ्रैंक की अपनी मजदूरी से भी ज्यादा थी। इस बात ने उसे पूरी तरह से अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत अपने माताहतों को आदेश दिया कि वे विक्टर को हिरासत कक्ष डिटेंशन रूम में बंद कर दे, ताकि किसी दूसरे विभाग को सौंपकर वो इस झंझट से छुटकारा पा सके। हालांकि कई दिशाओं में पूछताछ करने के बावजूद कोई भी इतनी पेचीदा समस्या की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने एक बार फिर विक्टर को अपने दफ्तर में बुलाया और उसे हवाई अड्डा छोड़ने का एक तरीका बताया। विक्टर को बस इतना करना था कि वो ये मान ले कि उसे अपने गृह देश लौटने से डर लगता है, जहां इस समय युद्ध छिड़ा हुआ था, और फिर वो राजनीतिक शरण पॉलिटिकल असाइलम के लिए आवेदन कर सकता था, जिससे उसे हवाई अड्डा छोड़कर न्यूयॉर्क में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती। ये सुनकर कि वो हवाई अड्डा छोड़ सकता है, विक्टर खुशी से फूला न समाया। क्या इस समय तुम्हें अपने देश लौटने का कोई डर है? नहीं, मुझे नहीं है। इससे फ्रैंक थोड़ा बेचैन हो गया। उसने विक्टर से फिर से पूछने की कोशिश की, लेकिन विक्टर का जवाब वही रहा, ये मेरा घर है, मुझे अपने घर से डर नहीं लगता। ये देखकर फ्रैंक ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपने माताहतों को आदेश दिया कि उसे हिरासत वाले कमरे में बंद रखे। आज उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आधिकारिक निरीक्षण का दिन था। जब तक कोई गलती नहीं होती, उसे कस्टम्स डायरेक्टर के पद पर सफलतापूर्वक तरक्की मिल जाएगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द वही विक्टर से मदद की भीख मांग रहा होगा। शुरू में निरीक्षण स्मूथली चल रहा था, लेकिन फिर एक माताहत उसके लिए कुछ बुरी खबर लाया। एक आदमी ने कस्टम्स के रास्ते कुछ सामान की तस्करी करने की कोशिश की थी। जब कर्मचारियों ने उसकी दवाएं जब्त करने की कोशिश की तो वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। भाषा की रुकावट के कारण फ्रैंक पल भर के लिए समझ नहीं पाया कि इस स्थिति को कैसे संभाले। फिर अचानक उसे किसी की याद आई, विक्टर की। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चूंकि उस आदमी का गृहनगर उस जगह के करीब था जहां विट पला बढ़ा था, तो यह मुमकिन था कि विट समझ पाए कि वो क्या कह रहा है, और फ्रैंक का अंदाजा सही निकला। थोड़ी ही देर में विट और वो आदमी सफलतापूर्वक बातचीत करने लगे। इस बातचीत के जरिए उसे पता चला कि ये जीवन बचाने वाली दवाएं थी, जिन्हें वो आदमी कनाडा में अपने गंभीर रूप से बीमार पिता के लिए ले जाना चाहता था। हालांकि फ्रैंक कोई रियायत नहीं दे सकता था। नियमों के अनुसार देश से दवाएं बाहर ले जाने के लिए किसी के पास कीमत की पूरी रसीद और दोनों तरफ के डॉक्टरों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जाहिर है उस आदमी के पास इनमें से कुछ भी नहीं था, इसलिए वो घुटनों के बल गिर पड़ा। फ्रैंक से भीख मांगने लगा कि वो थोड़ी दया दिखाए और उसे जाने दे, लेकिन पत्थर दिल फ्रैंक टस से मस नहीं हुआ। उसने मना कर दिया। इसके बजाय उसने सुरक्षा गार्डों को इशारा किया कि वे मौके का फायदा उठाकर उस आदमी को जमीन पर गिरा दे। ठीक इसी पल विट को आखिरकार एहसास हुआ कि वो अनजाने में इस अन्याय में एक साथी बन गया था। उसने अपने हाथ में रखी दवाओं पर नजर डाली और अब और चुप नहीं रह सका। विट ने झूठ बोला, यह दावा करते हुए कि उसने कुछ ही पल पहले ठीक से सुना नहीं था, लेकिन फ्रैंक सच जानता था।
विट जानबूझकर उस आदमी की मदद करने के लिए उसकी बात नहीं मान रहा था, क्योंकि एक खास नियम था जिसमें कहा गया था कि अगर यह पक्का हो जाए कि दवा जानवरों के इस्तेमाल के लिए है तो किसी भी सहायक दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम उसे नहीं जानते, तुम नियम नहीं जानते। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी मदद करने वाला था। अब मैं चाहता हूं कि तुम उससे पूछो। एक आखिरी बात, तुम नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उससे पूछो। मैं उसे खुद कहते हुए सुनना चाहता हूं। मैं उसे यह कहते हुए सुनना चाहता हूं कि यह दवा किसके लिए है। ठीक है, गोलियां यही रहेंगी, वो चला जाएगा, बस इतना ही। चलो अब, चलो चले, आराम से, आराम से, चलो। हे भगवान, प्लीज, भगवान के लिए, एंड प्लीज, भगवान के लिए, उसे गोलियां दे दो। बिल्कुल उसकी तरह, बिल्कुल उसकी तरह। वह आदमी अपने पिता की जान बचाने वाली दवा लेने में कामयाब रहा। वह विट का बहुत ज्यादा एहसानमंद था। लेकिन ठीक उसी पल फ्रैंक का सब्र टूट गया। उसने विट का गला पकड़ लिया, उसे फोटोकॉपी मशीन से सटा दिया और गालियों और बेइज्जतियों की बौछार कर दी। हालांकि यह पूरा नजारा एक सुपरवाइजर ने देख लिया जो जांच के लिए आया था। बस इसी वजह से फ्रैंक के प्रमोशन का मौका हवा में गायब हो गया। इस घटना की खबर तेजी से पूरे एयरपोर्ट पर फैल गई और यह हर किसी की जबान पर चढ़ गई। और रातों रात विट वहां मौजूद हर किसी की नजरों में हीरो बन गया। नोवोस्की, नोवोस्की, विक्टर, डाको, गोल्ड, नोवोस्की। 4 दिन बाद विट लॉबी से गुजरा। हर किसी ने मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ उसका स्वागत किया। दुकानों के बाहर तो पोस्टर भी लगे थे जिन पर उसके हाथ के निशान बने थे। ये उसके लिए लोगों के समर्थन का एक खुला इजहार था। लेकिन ठीक इसी वजह से विट और फ्रैंक के बीच की खाई और भी गहरी हो गई। फ्रैंक ने तो उसे एक कड़ी चेतावनी तक दे डाली, तो तुम भी यही रुकोगे? तुम न्यूयॉर्क शहर में एक कदम भी नहीं रखोगे? पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना एक पैर भी नहीं डालोगे? अगर मैं यहां रुकता हूं